हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाडमी रीडिफाइनिंग एजुकेशन। मेरा नाम है प्रभाष कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वेक्टर एनालिसिस। बड़ा आदमी बनना है आपको। देखिए, बड़ा आदमी जब बनना है ना, तो सबसे पहले ये माइंड से निकाल ही दीजिए कि आपको बड़ा आदमी बनना है। अगर आप ये सोच करके अपना काम करेंगे कि हमको बड़ा आदमी बनना है, तब बहुत टाइम लग जाएगा। आपको बहुत टाइम लग जाएगा। आपको क्या करना है? कोई बड़ा काम नहीं करना, छोटा ही काम करना है, लेकिन बड़ी शिद्दत के साथ करना है। लाइफ में आप कुछ भी काम करें तो आप बहुत शिद्दत के साथ काम करें, पहला चीज। दूसरा, कभी भी कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता। तो कभी भी आपको ये नहीं सोचना चाहिए हमको कि ये चीज है, ये मेरे, अरे ये काम, ये मैं क्या कैसे कर सकता हूं, ये तो ये लोग काम करते हैं, मैं नहीं कर सकता ना। आपको काम को कभी ऊपर नीचे सेग्रीगेट नहीं करने का आपको वैसा जरूरत होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप कोई भी काम करें बड़ी शिद्दत के साथ करें, बड़े प्रेम के साथ करें और बहुत हम्बल रहें। जितना आप हम्बल रहेंगे, जमीन पे जितना आपके पैर टिके हुए रहेंगे ना, उतना आपका व्यक्तित्व ऊपर जाएगा। लेकिन आप अगर हवा में उड़ेंगे कि नहीं मैं जो हूं मैं ही हूं, तब हो गया, आप गिरेंगे और ऐसा गिरेंगे कि चकनाचूर हो जाएंगे। तो दो मैसेज है आज का कि बहुत ही हम्बल रहें, ग्राउंड से एकदम कनेक्टेड रहें, जहां से आप आए हैं वहां कनेक्टेड रहें, हवा में ना उड़े। और दूसरा चीज, छोटा सा चीज करें, छोटी छोटी चेंजेस लेके आए, लेकिन उसको बहुत शिद्दत के साथ करें, ठीक है। आज का ज्ञान हो गया। अब देखो, पिछले लेक्चर में हम लोग वेक्टर स्टार्ट किए थे ना, और उसमें डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन रेशियोज वगैरह वो सारी चीजें हम लोग देख लिए थे। इस लेक्चर में थोड़ा सा रिकैप करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग, स्केलर और वेक्टर दो क्वांटिटी था। स्केलर मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड, कोई डायरेक्शन नहीं। वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड होता था, डायरेक्शन होता था। स्केलर का एग्जांपल जैसे मास हो गया, टेम्परेचर हो गया, स्पीड हो गया, डिस्टेंस हो गया। और वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन। लेकिन एक और चीज बहुत महत्वपूर्ण, ये वेक्टर रूल को फॉलो करना आवश्यक है। क्यों? देखो, प्रेशर है तो प्रेशर के पास क्या है? मैग्नीट्यूड भी है। प्रेशर के पास डायरेक्शन भी है, लेकिन क्या वो वेक्टर है? नहीं है वेक्टर। क्यों नहीं है? क्योंकि वो वेक्टर रूल को फॉलो नहीं करता। इसलिए जरूरी नहीं कि जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो तो बस वो सफिशिएंट कंडीशन हो गया उस वेक्टर कहलाने के लिए। नहीं, वेक्टर्स के जो स्पेसिफिक रूल्स दिया गया है मैथमेटिक्स में या फिजिक्स में या साइंस में, वो फॉलो करना आवश्यक है, तभी उसको हम पूरी तरह से वेक्टर बोलेंगे, वरना नहीं बोलेंगे। जैसे वेलोसिटी, फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हो गया? फिजिकल क्वांटिटी। वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करने का तरीका हम सीखे थे, एक एरो बनाते थे, उसका लेंथ बताता, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एंड ऑल। तो जैसे ए वेक्टर है, इसके पास मैग्नीट्यूड होता है, तो यहां पे हम मॉड से शो करते हैं, और इसके साथ ही एसोसिएटेड एक यूनिट वेक्टर होता है जो उसका डायरेक्शन बताता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग तीन तरह का स्पेस कोऑर्डिनेट सिस्टम देखे थे, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स और सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। तो सिलिंड्रिकल और स्फेरिकल थोड़ा सा अभी टाइम के लिए साइड करें। अभी हम लोग रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हैं, और इसमें हम लोग ये देखे थे कि रिजॉल्व करना सीखे थे कि कैसे किसी वेक्टर को आप एक्स पे, वाई पे, जेड पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी वेक्टर को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में आप इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे ये ए वेक्टर है, इसका कोई कंपोनेंट होगा अलोंग एक्स, अलोंग वाई, अलोंग जेड। अलोंग एक्स अगर आप लिख रहे हो तो उसके साथ आपको एक यूनिट वेक्टर लगाना आवश्यक है। y लिख रहे हो तो उसके अलोंग यूनिट वेक्टर लगाना आवश्यक है, और z लिख रहे हो तो इसके अलोंग एक यूनिट वेक्टर लगाना आवश्यक है, क्योंकि मैग्नीट्यूड है, ये ax एक मैग्नीट्यूड है और i उसका डायरेक्शन है। समझ में आया? वही चीज है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। क्लियर? अब देखिए, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। जनरली प्रॉब्लम क्या होता है ना कि मतलब वेक्टर्स के बीच में हम लोग एंगल्स निकालने में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने सारे पॉसिबल केसेस लेकर के समझाया है। सबसे पहला रूल याद रखना है आपको, जैसे ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, इधर दिख रहा, इधर भी दिख रहा, तब एंगल अगर मान लो दो लाइन के बीच में अगर एंगल बन रहा है, इसके और इसके बीच में एंगल बन रहा है, तो क्या एक ही एंगल बन रहा है क्या? अरे नहीं, एक तो एंगल बन रहा है इस दोनों के बीच में जो छोटा एंगल है, एक एंगल पीछे वाला जो बड़ा एंगल है यहां पे, ठीक है। तो जब भी हम लोग वेक्टर के का डीलिंग करेंगे तो आप हमेशा छोटा वाला एंगल लेंगे, ये हमेशा फॉलो करिएगा। आप वैसे ले भी सकते हैं, लेकिन फिर से पूरा कंफ्यूजन, पूरा केओस हो जाएगा। तो बेटर है हम एक ही कन्वेंशन फॉलो करेंगे कि मतलब द एंगल्स बिटवीन द एंगल मतलब ऑलवेज
टेक द स्मॉलर एंगल, जो छोटा एंगल होगा ना वही आपको लेना है, उसी को हम एंगल बिटवीन वेक्टर्स बोलेंगे। तो यहां पे ए और बी के बीच में एंगल किसको बोलेंगे, थीटा को बोलेंगे या फाई को बोलेंगे, थीटा को बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये छोटा एंगल है, फाई काफी बड़ा एंगल हो गया। तो इस केस में एंगल बिटवीन वेक्टर्स क्या हो जाएगा, 360 से माइनस करेंगे तो हमको ये वाला एंगल मिलेगा, तो इसीलिए लिखा है 360 माइनस 5 इज द एंगल बिटवीन वेक्टर्स। क्लियर है? अब यहां पे तीन पॉसिबल केसेस हो सकता है, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालने के लिए तीन केसेस आ सकते हैं आपके पास। पहला केस आ सकता है कि मान लो कि दो वेक्टर जो है जिसका पूंछ पूंछ सटा हुआ है, ठीक है, टेल टू टेल कनेक्टेड है, ए वेक्टर का टेल यहां है और बी वेक्टर का टेल यहां है, दोनों का टेल एक साथ कनेक्टेड है, तब कौन सा एंगल लेना है, सिंपल है, ये वाला एंगल लेना है, इसको बोलेंगे एंगल बिटवीन वेक्टर्स। लेकिन अगर हेड हेड कनेक्टेड है, इस वेक्टर का मुंडी सटा हुआ है, इस वेक्टर का भी मुंडी सटा हुआ है एक पॉइंट पे, तब एंगल कौन सा लेना है, तब भी हमको स्मॉलर एंगल लेना है, थीटा। लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कि आपका एक वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का टेल, ठीक है, इस तरह से कनेक्टेड है, तो ये वेक्टर का हेड है और इस वेक्टर का टेल है, तो एक पॉइंट पे कनेक्टेड है, तब कौन सा एंगल लेना है, तब आपको क्या करना है, कोई भी एक वेक्टर को आप एक्सटेंड कर दो, कोई भी वेक्टर को आप एक्सटेंड कर दो। तो यहां पे मैंने इस वेक्टर को एक्सटेंड कर दिया। अब ये जो एक्सटेंशन लाइन है, इस लाइन से दूसरे वेक्टर के बीच का जो एंगल है उसको हम लोग बोलेंगे एंगल बिटवीन वेक्टर्स, ठीक है। अगर आपको मान लीजिए बी को एक्सटेंड करना है तो आप क्या कर सकते हैं, बी को आप पीछे एक्सटेंड कर दीजिए, इधर आप एक्सटेंड करेंगे ना, इधर जब कर देंगे तब ये वाला एंगल कहलाएगा आपका एंगल बिटवीन वेक्टर्स। अब देखो, चाहे ये वाला एंगल लो चाहे ये वाला एंगल लो, एक ही बात है ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट। तो व्हेन टू वेक्टर्स आर जॉइंड हेड टू हेड और टेल टू टेल, द स्मॉलर एंगल मेजर्ड इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। क्लियर हो गया? अब देखो, हम लोग सीखे थे वेक्टर रूल्स फॉर एडिशन, उसमें हम बताए थे ट्राइंगल रूल, ठीक है। तो कोई एक वेक्टर है और दूसरा वेक्टर है, इसका आपको समेशन फाइंड करना है, तो क्या बताए थे तरीका, कि कोई भी एक वेक्टर को आप उठा लो और दूसरे वेक्टर का पूंछ पहले वेक्टर के मुंडी पे चिपका दो, और जहां पे आपका एंडिंग पॉइंट होगा और जहां पे आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, तो स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट पे एक तीर मार दो, तो जो क्लोज कर देगा इस ट्राइंगल को वो कहलाएगा इसका रिजल्टेंट, या फिर इस वेक्टर और इस वेक्टर का समेशन। तो यहां पे हम सी वेक्टर को बोल सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब सुनो, तो ये वाला जो आपने समेशन फाइंड किया है ना, एडिशन ऑफ दिस टू वेक्टर्स, इसको दिखाने के दो तरीके हैं, पहला ग्राफिकल, दूसरा एनालिटिकल। हम लोग पिछले लेक्चर में ग्राफिकल सीख लिए थे कि ऐसे ऐसे करो और ये हो जाएगा, क्लोज्ड वाला जो होता है, क्लोज ट्राइंगल क्लोज साइड, वो हमको ग्राफिकल दिखाता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब एनालिटिकल सीखते हैं। जैसे आपने ये चीज किया है ना, तो इसी में थोड़ा सा चेंज करो। अगर हम बोले कि एंगल बिटवीन द वेक्टर्स बताओ, इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच का एंगल बताओ, तो डायग्राम देखो, गौर से देखो डायग्राम को, बोलोगे सर ए वेक्टर यहां है ना और बी वेक्टर यहां है ना, तब कौन सा केस हो गया ये, तब ये हो गया केस नंबर 3, मतलब हेड और टेल कनेक्टेड है। तब एंगल बिटवीन वेक्टर्स कौन सा हो जाएगा, क्या हम इसको बोलेंगे क्या एंगल बिटवीन वेक्टर्स, नहीं। क्या सिखाए थे कि एक वेक्टर को आप एक्सटेंड कर दीजिए, तो ए वेक्टर को मैंने एक्सटेंड कर दिया, इस एक्सटेंशन से दूसरा वाला वेक्टर क्या बना रहा है, थीटा बना रहा है। तो यहां पे थीटा को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। इस केस में भी एंगल बिटवीन वेक्टर्स थीटा से रिप्रेजेंटेड है, इस केस में भी थीटा से और इस केस में भी थीटा से, ठीक है। तो यहां से थीटा दिखा दिया। अब देखो यहां पे हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये वाला जो वेक्टर ए वेक्टर है ना, देख लो यहां ए वेक्टर है ना, इसका मैग्नीट्यूड हम मान रहे हैं, चलो इसको हम ए बोल दे रहे हैं, इसका वैल्यू ए बोल दे रहे हैं, और जो बी वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड हम सपोज बी बोल दे रहे हैं, ठीक है। तो ए वेक्टर के लिए इसका मैग्नीट्यूड है ए और बी वेक्टर के लिए इसका मैग्नीट्यूड है बी। अब क्योंकि ये एंगल थीटा बना रहा है, तो क्या हम इसका कंपोनेंट ऐसे ऐसे निकाल सकते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री बचपन से सीखे हैं। ये बी वेक्टर है तो इसका कंपोनेंट इधर गिराइएगा तो मिलेगा बी कॉस थीटा, इसका कंपोनेंट अगर इधर गिराएगा तो मिलेगा बी साइन थीटा। समझ में आया? अब ये एक ट्रायंगल बन चुका है, और क्योंकि ये क्लोज्ड आपका ये जो वेक्टर है इसको क्लोज कर चुका है, हमको सी निकालना है। तो यहां पे मैंने क्या माना है कि जो सी वेक्टर है ना, इसका भी मैग्नीट्यूड सपोज सी है, ठीक। अब ये ट्रायंगल बन चुका है मेरे पास, इस ट्रायंगल का वर्टेक्स मैंने नाम दिया पी क्यू और आर। तो ये वाला पॉइंट को मैंने बोला पी, इस वाले पॉइंट को बोला क्यू और इस वाले पॉइंट को बोला आर। ये एक्चुअली ट्रायंगल है इस तरह से, ठीक है। और ये जो रिजल्टेंट है ना, ये जो चीज है जो आपको समेशन होता है, इसको रिजल्टेंट बोला जाता है। तो जो रिजल्टेंट है वो ए वेक्टर से अल्फा एंगल बना रहा है, सपोज कोई एंगल अल्फा बना रहा है, ठीक है।
तो यहां पे ये है इस ट्रायंगल में b sin थीटा, ये है b cos थीटा, ये है a। तो इस ट्रायंगल में क्या हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो पाइथागोरस से क्या लिख सकते हैं? c स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। दिस स्क्वायर मतलब a प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो देखो a प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस b साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो ये भी लिख दिया है हम। c क्या हो जाएगा? इसका रूट ले लीजिएगा तो मिल जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। बस ध्यान यही रखना है कि ये फॉर्मूला लगाना है आपको एनालिटिकल मेथड में, और साथ ही कंडीशन ये है कि जो थीटा होगा ना वो है आपका एंगल बिटवीन वेक्टर्स, ये ख्याल रखना है। तो इससे आपको इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा। और डायरेक्शन कैसे पता चलेगा? डायरेक्शन निकालने के लिए आप फाइंड करेंगे अल्फा, है ना, हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है। तो अल्फा फाइंड करने के लिए फिर से आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज करिए। फाइंड करेंगे आप टेन अल्फा। टेन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो मतलब b साइन थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस बी कॉस थीटा। यहां से टेन अल्फा निकल गया, यहां से आप अल्फा निकाल सकते हैं। तो कोई भी वेक्टर का कैलकुलेशन में आपको बोला कि हाँ फाइंड दिस वेक्टर, तो हमेशा उसका दो चीज निकालना होता है कि आप उसका सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकालेंगे और साथ ही साथ उसका डायरेक्शन निकालेंगे। तो हम लोग यहां इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल चुके हैं और इस वेक्टर का डायरेक्शन भी इस फॉर्मूला से निकाल सके हैं। ग्राफिकली क्या है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन? ग्राफिकली मैग्नीट्यूड आप बोल सकते हो कि इस एरो का लेंथ कितनी है, इसका लेंथ कितना है, उसकी लंबाई कितनी है, वो मैग्नीट्यूड हो जाएगा। और डायरेक्शन तो आपको एरो से देख के ही लग रहा है कि जा रहा है उस कोने में, जा रहा है डायरेक्शन में। समझ में आया? तो किसी भी वेक्टर को आप ऐड कर रहे हैं या रिप्रेजेंटेशन उसका एडिशन फाइंड कर रहे हैं, उसको दो तरीके होते हैं। ग्राफिकल मेथड हम लोग सीख लिए और फिर एनालिटिकल मेथड हम लोग सीख लिए। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से एकदम कलर्स के साथ इसको नोट करिए। एक नोट पॉइंट, जैसे हम बताए थे प्रीवियस लेक्चर में कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है? सब्ट्रैक्शन और कुछ नहीं, निगेटिव एडिशन होता है। तो a वेक्टर माइनस बी वेक्टर करना है तो क्या करोगे? a वेक्टर प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर कर देंगे। सपोज इसको मान लिए कोई d वेक्टर है, a वेक्टर इधर है, b वेक्टर इधर है, इस दोनों वेक्टर का सब्ट्रैक्शन करना है। सिंपल तरीका सिखाए थे कि a वेक्टर पहले ले लो और पहले तुम b वेक्टर बना ही लो। तो a वेक्टर लिया, b वेक्टर को ऐसे बनाया, क्योंकि हमको माइनस बी चाहिए तो बी वेक्टर अगर उधर जा रहा है तो माइनस बी इधर आएगा। तो अब देखो ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर को ऐड करना है। क्या है तरीका? ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर को ऐड करने का, यहाँ का स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ का एंडिंग पॉइंट से तीर मारो। तो ये वाला जो वेक्टर दिख रहा है डी वेक्टर, यही हो गया एडिशन किसका? ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का। अगर हम यहां पे देखें गौर से तो एंगल बिटवीन वेक्टर्स कौन सा है? हम बोलेंगे सर यहां पे एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। सुनो, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इस दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है। कैसे? कि ए वेक्टर को एक्सटेंड किया और थीटा को बना दिया इधर, तो ये बन गया थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। लेकिन थीटा, ये जो 180 माइनस थीटा है ना, ये क्या है? लेकिन हमको फाइंड क्या करना है? एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड माइनस बी। तो देखो इसी को एक्सटेंड किया इधर, तो इसको जब एक्सटेंड किया है तो ये माइनस बी से कितना एंगल बना रहा है? ये तो 180 माइनस थीटा बना रहा है। ठीक है ना? तो इसीलिए ये एंगल इस वाले वेक्टर के बीच में कितना एंगल बना रहा है? 180 माइनस थीटा बना रहा है। अब ये मत कर देना कि सर ये वाला जो है ना और ये है ना, तो ये वाला एंगल हम ले लेंगे। अरे नहीं, यहां पे क्या था केस देख लो जा करके। इसको आपको एक्सटेंड करना है। अगर हेड और टेल कनेक्टेड होता है तो क्या करना रहता है? एक वेक्टर को आपको एक्सटेंड करना रहता है, फिर वहां से एंगल निकालना रहता है दूसरे की तरफ। केस 3 वाला है, इसलिए प्लीज कंफ्यूज इसमें मत हो जाना कि यहां पे हम स्मॉलर एंगल लेंगे। तुम यहां पे स्मॉलर एंगल लोगे तो वो तुम्हारा थीटा बन जाएगा। थीटा बन जाएगा तो मतलब एंगल बिटवीन ए और वो तुम्हारा ये बन जाएगा, मतलब इसका और इसका, क्योंकि ये वाला रूल वैलिड नहीं होगा ना। तो आपका हेड टू हेड, टेल टू टेल, तब आपको थीटा क्या लेना चाहिए? छोटा लेना चाहिए। लेकिन जब आपका हेड टेल के साथ कनेक्टेड है तब हम रूल लिखा चुके हैं केस 3, वही यहां पे फॉलो करना है कि एक को एक्सटेंड कर दो और एक्सटेंशन से फिर जो जहां पे आपको निकालना है उस वाले वेक्टर के बीच का एंगल निकालो। तो यहां पे एंगल बिटवीन ए एंड माइनस बी है 180 माइनस थीटा। ठीक है, अब जो सब रूल्स हम लगाए थे एनालिटिकल मेथड में वही फॉर्मूला लगाना है, बस आपको एंगल चेंज कर देना है। तो d इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता था। थीटा मतलब एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। यहां पे ए और
और माइनस बी के बीच का एंगल कितना है 180 माइनस थीटा, इसलिए कॉस थीटा के जगह पे क्या लग दिए कॉस 180 माइनस थीटा। और हमको पता है कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है माइनस कॉस थीटा, तो यहां चला आएगा माइनस आ गया और कॉस थीटा हो गया, तो ये वाला फॉर्मूला से आपको डी निकल जाएगा। उसी तरह से कुछ मैनिपुलेशन करोगे तो टेन अल्फा निकल जाएगा बी साइन थीटा बाय ए माइनस बी कॉस थीटा। ठीक है, कुछ स्पेशल केसेस जैसे मान लो दो वेक्टर को आपको ऐड करना है, तो पहला क्या केस हो सकता है कि जो एंगल है ना वो 0 डिग्री हो जाए। इसका मतलब ये है कि एक ही डायरेक्शन में दोनों वेक्टर्स जा रहे हो। तो ये मान लो ये ए है और ये बी है, दोनों को ऐड करोगे तो तुमको यही मिलेगा सी वेक्टर। और एनालिटिकली क्या है, एनालिटिकली कॉस 0 डालोगे तब ये तुमको a प्लस बी का होल स्क्वायर मिलेगा, स्क्वायर और रूट कट जाएगा, बचेगा a प्लस बी, इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, उसी तरह से 180 डिग्री अगर है तो ग्राफिकली दिख रहा है हमको कि दो वेक्टर्स अपोजिट होने चाहिए। ए वेक्टर इधर जा रहा है, बी वेक्टर इधर जा रहा है, तो सी वेक्टर किधर जाना चाहिए, उधर जाएगा। क्यों उधर ही क्यों जाएगा, क्योंकि इस वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। ठीक, अगर वही उल्टा होता तो फिर इधर चला जाता। ये सब कॉमन सेंस से आप पता कर सकते हो। थीटा 90 डिग्री अगर है तब यहां पे वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो जाएंगे, है ना। ये वाला वेक्टर इसके परपेंडिकुलर, तब कहां जाएगा ये वाला वेक्टर, ग्राफिकली आपको इस तरह से दिखेगा और इसका मैग्नीट्यूड आपको इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखो दूसरा रूल है या लॉ है जिसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर एडिशन बाय पॉलीगन लॉ। ट्राइंगल लॉ मतलब दो ही वेक्टर्स को आप ऐड कर सकते हो ना, तो तब थर्ड एंगल से आपको तो क्लोज ही बन जाएगा। लेकिन अगर मान लिए आपके पास बहुत सारे वेक्टर्स हैं, अनगिनत वेक्टर्स हैं बहुत सारे, सबको कैसे करोगे, और सबका डायरेक्शन ही अलग अलग है, कोई ऐसे जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है, कोई इस प्लेन में, कोई इस प्लेन में ऐसे कर रहा है। सिंपल सा रूल है, सबका वेक्टर का जो ऐड करना है आपको क्या करना है, एक वेक्टर उठा लो। सुनो, इस वाले वेक्टर को उठा लो, क्या किया, ए वाले वेक्टर को उठा लिया, ऐसा ये इधर जा रहा है, ए वाले वेक्टर को मैंने इस तरह से उठा लिया। अब सब वेक्टर्स को इसके मुंडी पे डालते जाओ। जैसे बी वेक्टर है तो इसको उठाओ और इधर डालो, तो इसको डाला ऐसा, ये रह गया मेरा बी वेक्टर। फिर सी वेक्टर किधर है, सी वेक्टर इधर, तो चलो इधर डाल दो, ये इसको उठाया और इधर इसके मुंडी पे डाला, तो ये हो गया मेरा सी वेक्टर। डी वेक्टर किधर जा रहा है, डी वेक्टर इधर जा रहा है, तो डी वेक्टर सपोज यहां पे चला गया डी वेक्टर। हो गया ना। एडिशन कौन सा होगा, इसका रिजल्टेंट क्या होगा, बोलोगे सर जहां से मैंने स्टार्ट किया था ना ये वाला पॉइंट लेंगे और जहां पे फिनिश किया है ये वाला पॉइंट लेंगे और यहां से बस तीर मार देंगे, तो ये वाला जो वेक्टर जो क्लोज कर रहा है ना इस पॉलीगन को, ये कहलाएगा इसका रिजल्टेंट। तो यहां पे सपोज मान लो हम उसको ई वेक्टर मान दे रहे हैं, तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि ई वेक्टर और कुछ नहीं, ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर है, सबका समेशन है ये वाला वेक्टर। परफेक्ट, इसको नोट करिए। अब देखो वेक्टर एडिशन बाय पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगल लॉ से तो सीखे थे ना, अब देखो पैरेललोग्राम लॉ है, सेम है, रेप्लिका है आपका ट्रायंगल लॉ को, उसमें हम लोग ट्रायंगल बनाते थे, इसमें पैरेललोग्राम बना देंगे। क्या करना है, ए और बी को आपको ऐड करना है। तो इसमें क्या तरीका है कि सबसे पहले आप ए वेक्टर बना लीजिए। ट्रायंगल लॉ में क्या करते थे, इस वाले वेक्टर को इसके मुंडी पे लगा देते थे, लेकिन यहां पे क्या करना है, इस वाले वेक्टर को उसके पूंछ पे लगा देना, बस यही अंतर है कि ये वाला बी वेक्टर है ना, इसको सपोज इधर लगा दिया। ठीक, अब रिजल्टेंट क्या मिलेगा आपको, ये जो दो वेक्टर आपको मिल गए ना, ये वाला मिल गया आपका ए वेक्टर, ये वाला मिल गया आपका बी वेक्टर। अब सेम लेंथ का इधर बनाना है, सेम लेंथ का इधर बना के आपको बेसिकली एक पैरेललोग्राम बना देना है। आप तो जानते हैं पैरेललोग्राम क्या होता है, आप तो स्मार्ट हैं, तो आप इसको ऐसे एक्सटेंड करिए और इसको भी इस तरह से एक्सटेंड करिए, तो कुछ रोम्बस टाइप का इस तरह से दिखा। ठीक है, तो यहां पे जहां पे आपका दोनों का पूंछ कनेक्टेड है और जहां का ये पॉइंट कनेक्टेड है, इसको बस इस तरह से कनेक्ट कर दीजिए। तो ये वाला जो है बीच वाला आपका, तो ये बनेगा आपका ए वेक्टर और प्लस इसको हम लिख सकते हैं बी वेक्टर, ये बन गया आपका रिजल्टेंट। ठीक है सर, क्या वो अलग हो जाएगा रिजल्ट, नहीं होगा, बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं अलग होगा। क्यों, क्योंकि देखो यही वाला वेक्टर को आप अगर ऐसे भी रखते थे ना तो फाइनली आपको तो यहीं पे मिलना था, लेकिन यही वाला वेक्टर को आप पूंछ पे रख दिए तो भी आपको यही मिलने वाला है। तो चाहे आप ट्रायंगल लॉ से जाएं चाहे आप पैरेललोग्राम लॉ से जाएं, आपका रिजल्ट सेम आने वाला है। और एनालिटिकल मेथड अगर इसमें फिर से आप लगाना चाहें तो आप फिर से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या करेंगे आप, यहां से आप फिर से एक परपेंडिकुलर इधर ड्रॉप करेंगे, ऐसे इसको आप एक्सटेंड करेंगे और फिर क्या बताए थे, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, आप बोले थे कि ये वाला सर, ये वाला एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स थीटा होता था। ठीक है, तो इसको हम थीटा माने, अगर ये थीटा है तो क्या ये भी थीटा होगा, हाँ होगा।
ठीक है, ये थीटा हो गया। उसी तरह से ये बी है, तो फिर यहां पे आपका फिर से बन जाएगा बी साइन थीटा, ये वाला बन जाएगा आपका बी कॉस थीटा। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड सपोज हम लिख देते हैं यहाँ पे ए। ठीक, उसी तरह से फिर यहाँ पे इसको मान लीजिए अल्फा, सेम रिलेशन जो आपने उसमें फाइंड किया था ट्रायंगल लॉ में, वही सब कुछ सेम रिलेशन यहाँ पे भी आपको पता चल जाएगा। तो इसी तरह से आप इस रिजल्टेंट वेक्टर का आप मैग्नीट्यूड भी पता कर सकते हैं और इसका डायरेक्शन भी पता कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो वेक्टर एडिशन इन कोऑर्डिनेट सिस्टम, दो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में दो वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स ए आई प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और बी वेक्टर इज इक्वल टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। इसको आपको ऐड करना है, तो इसको ऐड करने का बस सिंपल तरीका है कि आप करेंगे ए वेक्टर, यहीं पे लिख देता हूं, ए वेक्टर इज इक्वल टू, बस सेम एक्सेस वाले को ऐड कर दीजिए, तो ये बन जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स। आप लिखेंगे इसको ए एक्स प्लस बी एक्स, ये हो जाएगा आपका आई कैप प्लस ए वाई प्लस बी वाई, ये बन जाएगा जे कैप प्लस ए जेड प्लस बी जेड, और ये बन जाएगा आपका के कैप। परफेक्ट, ठीक है, क्योंकि आपको दो वेक्टर को आप ऐड करेंगे तो स्केलर थोड़ी बनेगा, वो तो वेक्टर ही रहेगा। तो ये वाला बन चुका है। अब ये देखो, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजा आएगा आपको। टू वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड 10 आर एडेड एंड द एंगल बिटवीन देम इज थीटा, द रिजल्टेंट इज दिस। दो वेक्टर हैं जिसका मैग्नीट्यूड है 10, एक वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड है 10, दूसरे वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड है 10, दोनों को आपने ऐड किया और उसका रिजल्टेंट बताया करिए कि क्या है। तो मान लेते हैं, ठीक है, चलो ये वेक्टर है कोई, ये भी 10 है और दोनों के बीच का एंगल है थीटा, इस दोनों को हमको ऐड करना है। ठीक, क्या सिखाए थे इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए फॉर्मूला? आप बोले थे कि सर जो रिजल्टेंट था ना वो और कुछ नहीं, रूट अंडर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है, ये इसका यही होता है, प्रोवाइडेड कि जो थीटा है वो एंगल बिटवीन वेक्टर्स है। आपको तो क्वेश्चन में बोल दिया कि थीटा है। ठीक है, तो रूट अंडर लिखेंगे, ए के जगह पे मैग्नीट्यूड है ना 10, तो यहां लिखेंगे 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 लिखेंगे, इधर भी 10 लिखेंगे और लिख देंगे कॉस थीटा। इसको लिखोगे तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर का क्या मतलब, ये हो जाएगा आपका 100, 10 स्क्वायर ये हो जाएगा आपका 100, इसको आप 10 इंटू 10 मतलब 100, 100 इंटू 2 मतलब 200, ठीक है ना, और ये आप लिखेंगे कॉस थीटा। परफेक्ट, तो इसको आप लिख सकते हैं रूट अंडर, देखो ये भी बन जाएगा 100 प्लस 100 200, और 200 को कॉमन ले लो, तो यहां पे हम लिख सकते हैं 200 कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। वेरी गुड। ट्रिग्नोमेट्री से क्या हम जानते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा और कुछ नहीं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 होता है। बिल्कुल सही। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, 200 इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, ये हो गया। अब देखो 200 इंटू 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 400 हो जाएगा, तो इसको आप लिखेंगे 400 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, इसका लेना है हमको रूट अंडर। 400 का स्क्वायर रूट क्या होता है 20, तो ये आ जाएगा 20, और कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 का क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा कॉस थीटा बाय 2। तो अब आंसर मैच करो, कौन सा आंसर आने वाला है, 20 कॉस थीटा बाय 2 किधर दिखा हमको, ये दिखा। ये मैंने एक्चुअली सिविल सर्विस एग्जामिनेशन पूछ लिया था, जिनका ऑप्शनल मैकेनिकल था तो उनके लिए पूछ दिया था, लेकिन होता है ना कि एग्जाम में कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट सेम रहते हैं, क्वेश्चंस रिपीट करते रहते हैं, चाहे मैकेनिकल में पूछा हो चाहे मैथमेटिक्स में पूछे। वेक्टर है, अरे वेक्टर कहीं कैसे भी फ्रेम कर सकता है, वो तो टैलेंट पे डिपेंड करता है ना कि एग्जामिनर को कितना टैलेंट है, कैसे घुमा सकता है, सारे कॉन्सेप्ट को मिला के फ्रेम कर सकता है। तो इसलिए बायस्ड नहीं होना है कि अरे ये तो इस डिपार्टमेंट में पूछा या इस ऑप्शनल में पूछा था तो हमको कैसे आ सकता है। सिलेबस आपका वेक्टर बोला ना, अब वेक्टर समझ लो, वेक्टर का कहीं से भी पूछ सकता है, ठीक है, क्योंकि ये सिंपल है, तो इसमें क्या है, ये अगर पूछ भी देगा ना तो कोई आप तो बना ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन सीखे थे किसी स्केलर नंबर के साथ में, और उसका सीखे थे कि अगर पॉजिटिव स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है ना, और अगर निगेटिव स्केलर के साथ मैग्नीट्यूड चेंज करते हो मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसका डायरेक्शन भी चेंज होता है। अब हम लोग सीखने वाले हैं दो वेक्टर को कैसे आप प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो दो प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट फाइंड करना है किसी भी दो वेक्टर का तो दो चीज होता है, एक होता है कि आपका डॉट प्रोडक्ट फाइंड करिए, दूसरा हो सकता है क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करिए। जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसी को बोला जाता है स्केलर प्रोडक्ट, और जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसी का नाम बोला जाता है वेक्टर प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट मतलब सिंबल डॉट देते हैं एक बिंदी,
तो एक वेक्टर है ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, दोनों वेक्टर के बीच में आप देंगे डॉट। तो कोई भी वेक्टर का अगर आप डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो उसका जो वैल्यू आउटपुट मिलने वाला है वो आपका होता है हमेशा स्केलर होता है, कभी भी वेक्टर नहीं होता। और क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है या फिर वेक्टर प्रोडक्ट फाइंड करना है तो दो वेक्टर के बीच में आप सिंबल देंगे क्रॉस का, और जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो भी एक वेक्टर ही आएगा। तो इसलिए डॉट प्रोडक्ट बिटवीन द टू वेक्टर्स गिव्स यू अ स्केलर एंड द क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स गिव्स यू अ वेक्टर। इतना याद हो गया। अब सुनो, डॉट प्रोडक्ट सीखते हैं कैसे निकालते हैं हम लोग। कि डॉट प्रोडक्ट का सिंबल पता है ना कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर फाइंड करने के लिए सबसे पहले ए का आप मैग्नीट्यूड लिखिए, फिर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखिए, फिर कॉस कर दीजिए थीटा। थीटा क्या है यहाँ पे? एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। हमेशा हम आपको सिखा चुके हैं कि एंगल कैसे निकालते हैं, किसी भी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं। प्लीज इसको भूलिएगा मत। केस 1, केस 2, केस 3। केस 1 का रूल वैसे ही फॉलो करना है, केस 2 का अपना रूल है और केस 3 का अपना रूल है। मिक्स नहीं करना है किसी भी चीज को। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कॉस ऑफ थीटा। परफेक्ट। तो इसको देखने का एक और नजरिया हो सकता है। कैसे? मान लीजिए ये ए वेक्टर है, ये बड़ा वाला वेक्टर दिख रहा है आपको, और ये छोटा वाला वेक्टर बी वेक्टर, ठीक है। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का मेरे को डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना था। तो हम फाइंड किए थे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, मतलब ये। तो क्या हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये और कुछ नहीं ए बी कॉस थीटा होता है ना, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ ए को हम ए मान रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर को हम बी मान रहे हैं, और कॉस थीटा तो कॉस थीटा है, ठीक। तो इस वेक्टर को देखो, ये हो गया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ये। अब हम क्या किए, ए वाला ए वेक्टर है, ये डॉट बी वेक्टर है, इज इक्वल टू है, ए को ए रहने दो। अब ये वाला जो दिख रहा है ना तुमको बी कॉस थीटा, गौर से देखो, ये जो आपका बी कॉस थीटा है, इसको मैंने क्या लिखा? कॉम्पोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए। मतलब बी का कॉम्पोनेंट किसके डायरेक्शन में? ए के डायरेक्शन में। मतलब ये बी है, इसका दो कॉम्पोनेंट बनेंगे, ये थीटा है, ये थीटा है, ठीक है। तो बी का कंपोनेंट बनाओ इधर, बी का कंपोनेंट बनाओ इधर। तो ये वाला जो कंपोनेंट ये बना वर्टिकल कंपोनेंट, तो क्या होगा? बी साइन थीटा। ये वाला कंपोनेंट किधर है? इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ए। देखो ए इधर है, तो ये वाला कंपोनेंट क्या है? परपेंडिकुलर टू ए। और ये वाला वेक्टर क्या है? इन द डायरेक्शन ऑफ ए, है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये वाले वेक्टर को, ये वाला कंपोनेंट को, इस कंपोनेंट को बोला जाएगा कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए। इस वाले कंपोनेंट को बोला जाएगा, और वर्टिकल वाले को कंपोनेंट ऑफ बी परपेंडिकुलर टू ए। समझ में आया? तो वही चीज तो लिखा है, ठीक है। अब ए बी कॉस थीटा को क्या हम बी ए कॉस थीटा भी तो लिख सकते हैं ना। चाहे 2 इंटू 3 लिखो या 3 इंटू 2 लिखो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट आने वाला है ये क्या है? ये तो स्केलर है। चाहे आप इधर इधर रख के मल्टीप्लाई करिए, चाहे इधर इधर रख के मल्टीप्लाई करिए। और हम लोग सीखे भी थे इसका रूल, है ना। क्या था उसका? कम्यूटेटिव, है ना। 2a को मल्टीप्लाई करिए बी ए के, कहां सीखे थे? मॉडर्न अलजेब्रा में, आई गेस, ठीक है ना। तो उसमें आपको सिखा चुके हैं कि आप कम्यूटेटिव होता है, बाइनरी ऑपरेशन में सिखाए थे आपको। तो ए बी को आप बी ए कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। तो पहले आप बी लिख लीजिए। देखो ए डॉट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है, इसको क्या लिख सकते हो? बी ए कॉस थीटा। जैसे ये वाला चीज किया उसी तरह से अब ये वाला कर रहे हैं हम। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बी के जगह पे बी लेने दो। अब इसको देखो गौर से, ए कॉस थीटा को दिखा, ये वाला ए कॉस थीटा। तो ए कॉस थीटा को क्या हम बोल सकते हैं? कॉम्पोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी। सर डायग्राम दिखा दीजिए, देख लो इधर डायग्राम। ये वाला रहा मेरा ए वेक्टर, ठीक है। ये वाला रहा मेरा ए वेक्टर, और ये वाला रहा मेरा बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल है थीटा। तो अगर इस वेक्टर का मेरे को कंपोनेंट फाइंड करना है तो एक बार हम इस पे गिरा देंगे और एक बार इसके परपेंडिकुलर चले आएंगे। तो इस वेक्टर का अगर हम बी वेक्टर पे कंपोनेंट गिराएंगे तो मेरा बनेगा ए कॉस थीटा। इस वेक्टर का इसके परपेंडिकुलर गिरा देंगे तो बनेगा ए साइन थीटा। तो ये ए साइन थीटा को क्या बोल सकते हैं? इस वाले कंपोनेंट को बोलेंगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, और इस वाले कंपोनेंट को क्या बोलेंगे? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए
इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। समझ में आया? मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि क्वेश्चन यहीं पे फंसता है। सब कोई जानते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, सबका रटा रटाया है, लेकिन फंसाया कहां जाता है आपको, इसका किसके कंपोनेंट में, इसका उसके कंपोनेंट में। लीनियर अलजेब्रा में भी मैंने आपको काफी अच्छे से समझाया था, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, बी ऑन ए करके, ठीक है। तो अधिकतर जनता यहीं फंसती है, इसलिए इसको आप अच्छे से नोट करिए, अच्छे से इसको मतलब रिविजन करिए और अच्छे से इसको पढ़िए बेसिकली। तो कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी। अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को फाइंड करो या बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर फाइंड करो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। चाहे इधर फाइंड करो चाहे इधर फाइंड करो, तुमको तो स्केलर ही मिलने वाला है। चाहे तुम बी ए कॉस थीटा लिखो चाहे ए बी कॉस थीटा लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हम लोग पूरी तरह से सीख चुके हैं डॉट प्रोडक्ट। नोट करिए। अब देखो यहां पे ए वेक्टर है हमारे पास ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, बी वेक्टर है हमारे पास बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप। अब बोला फाइंड करने के लिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालो। सिंपल सा चीज है, करना क्या है हमको, देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, जब भी हमको ऐसा कुछ करना रहता है ना डॉट प्रोडक्ट, तो आप ये चीज याद रखेंगे कि आपको सिमिलर वाले एक्सिस वाले टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देना है बस। तो यहां पे देखो ए एक्स बी एक्स, ए एक्स बी एक्स, आई आई ये हो जाता है 1, 1 इंटू 1 मतलब 1, प्लस ए वाई बी वाई, तो आप लिखेंगे यहां पे ए वाई बी वाई, ठीक है। बस ये बन गया है, यही हो गया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो गया ना। तो दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, खेल खत्म। ये जो चीज है ये और कुछ नहीं, ये आपका वही है ए बी कॉस थीटा। अगर दोनों के बीच में आपको एंगल दिया हुआ है तो आप ये वाला रिलेशन लगा करके जो मर्जी पूछा हो तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको यही चीज पता चल गया कि आई कैप डॉट आई कैप ये बराबर होता है जे कैप डॉट जे कैप, ये बराबर होता है के कैप डॉट के कैप। सर बराबर क्यों कर रहे हो? देखो आई कैप और सपोज मान लो आई कैप, दोनों तो एक ही डायरेक्शन में, एक्चुअली एक ही के ऊपर है बट एक ही डायरेक्शन में तो है। तो अगर डायरेक्शन एक है तो थीटा कितना है? 0। दोनों के बीच में मेरे को डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो ये भी मेरा वेक्टर है ये भी मेरा वेक्टर है। तो क्या करते हैं, मॉड ऑफ आई कैप इंटू कॉस ऑफ थीटा। थीटा यहां पे है मेरा 0, मॉड ऑफ आई कितना होता है 1, मॉड ऑफ आई होता है 1 और कॉस 0 होता है 1 इंटू 1 इंटू 1 मतलब 1। समझ में आया? उसी तरह से आई जे जे के ये सब क्या हो जाते हैं? 1 हो जाते हैं, ठीक है। थीटा अगर 0 होता है, सॉरी थीटा अगर 90 डिग्री है तो कॉस डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है, क्योंकि कॉस 90 0 होता है। देखो कैसे, जैसे ए वेक्टर है 5i, मतलब किस डायरेक्शन में होगा? एक्स डायरेक्शन में, ये रहा मेरा 5i। और बी वेक्टर बोला 8j, जे बोला मतलब वाई डायरेक्शन, परपेंडिकुलर बोल दिया इधर। इसका मैग्नीट्यूड सपोज मान लो 5 है तो छोटा दिखा देते हैं, इसका 8j है तो सपोज हम इधर दिखा देते हैं, परफेक्ट। लेकिन एंगल कितना बन गया? ये तो 90 डिग्री बन गया। अगर हम डॉट प्रोडक्ट फाइंड करें तो कितना हो जाएगा बताओ? तो देखो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? आप बोलोगे सर ये तो 5 है। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? बोलोगे सर ये तो 8 है। कॉस थीटा होता है ना, तो ये करोगे कॉस 90, तो 8 पंचे 40 इंटू कॉस 90 मतलब 0, मतलब 0, ठीक है। तो इसलिए कभी भी दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर हो गए तो उसका डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट हो जाता है 0, ठीक है। तो इसको जो डॉट प्रोडक्ट हमने फाइंड किया, इसको फाइंड करने के मतलब 2 मेथड्स थे। पहला मेथड तो मैंने आपको दिखाई दिया कि ये रहा मेरा 8j कैप और ये रहा मेरा 5i कैप और दोनों का बीच का एंगल है मेरा थीटा, इसलिए हम बोल रहे हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये हो गया मेरा 0। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने आपको एक और डेफिनेशन बोला था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये क्या होता है? ए और बी कॉस थीटा, या फिर बी और ए कॉस थीटा बोला था ना। तो फिर से देखो, इसको देखने का नजरिया खाली देखो अलग। ये सपोज मान लो 5i कैप है और ये सपोज 8j कैप है।
मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मतलब 5i डॉट 8j करना है। तो सपोज यहां पे 5i लिखे हम और इसका कंपोनेंट इधर निकालना है। तो बताओ वर्टिकल लाइन का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में क्या हो जाता है, 0 होता है ना। तब यहां पे तो ये तो पूरी तरह से 0 हो जाएगा। उसी तरह से हम बोले कि इसका कंपोनेंट इधर निकालो, तो इसका कंपोनेंट इधर क्या होगा, अरे कुछ भी नहीं होगा। जो प्योरली हॉरिजॉन्टल रहता है उसका तो वर्टिकल कंपोनेंट 0 होता है, और जो प्योरली वर्टिकल होता है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 होता। अगर बाय चांस मान लो ये टेढ़ा रहता, इस तरह से रहता फॉर एग्जांपल, तब इसका वर्टिकल भी निकल सकता था, हॉरिजॉन्टल भी निकल सकता था, तब उसमें डॉट प्रोडक्ट 0 नहीं होता। ठीक है, तो ये सब चीज कॉमन सेंस है। अब देखो आता है हमारा वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यहां क्या हो जाएगा, सी वेक्टर। जानते हो कैसे निकालते हैं, दो वेक्टर है उसका सबसे पहले मैग्नीट्यूड लिखो, फिर दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड लिखो, कॉस थीटा की जगह साइन थीटा कर दो, और साथ में यहां पे एक एन कैप कर दो। एन कैप मतलब डायरेक्शन बताता है, यूनिट वेक्टर है। एन कैप मतलब यूनिट वेक्टर है, लेकिन डायरेक्शन किधर, जिस प्लेन में है ना ए और बी उसके परपेंडिकुलर। सर क्या बोले आप, जिस प्लेन में ए और बी आपका क्रॉस निकाल रहे हो उस प्लेन के परपेंडिकुलर जाना है तुमको, समझ में आएगा। पहले ये समझ लो ना, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मतलब ए बी साइन थीटा है, तो इधर एन कैप है, एन कैप शो करता है डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब देखो दो स्पेशल सिंबल्स हम लोग यूज करेंगे। एक होता है डॉट, डॉट जब भी दिखे ये वेक्टर का ये, तो इसका मतलब घुस जाओ प्लेन के अंदर, बोर्ड के अंदर, सॉरी उल्टा बोल दिया, ये डॉट है ना तो मतलब तुम्हारे आंख में जा रहा है, निकल रहा है, तुम्हारे स्क्रीन से बाहर निकल रहा है, बोर्ड से निकल रही है। और ये जो क्रॉस दिखा मतलब ये घुस जाओ तुम अंदर, बोर्ड के अंदर जा रहा है। ठीक है, तो ये दो नोटेशन का मतलब यही होता है। देखो दो वेक्टर है मेरे पास, ए वेक्टर है और बी वेक्टर है। तुमको बोला फाइंड करने के लिए कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर फाइंड करिए, तो रूल क्या है, हम लोग लगाएंगे राइट हैंड थंब रूल। उसका रूल क्या बोलता है कि सबसे पहले अपने पाम को, पुट योर पाम, अपने पाम को, कौन सा पाम, राइट पाम, पाम समझते हैं ना, अरे ये थप्पड़ जिससे लगता है वो। पुट योर राइट पाम विथ फिंगर्स ओपन, अपनी उंगलियों को खुला रखें, अपनी उंगलियों को खुला रखें। जिस वेक्टर की तरफ जाना है उधर आप ऐसे खुला रखें। फिर अगर क्रॉस बी वेक्टर है ना तो उधर क्या करना है, इस फिंगर को कर्ल कर लें, मोड़ने की कोशिश करें। पुट योर राइट पाम विथ फिंगर्स ओपन ऑन ए, जो पहले वाला वेक्टर है उसी डायरेक्शन में आप इस तरह से खुला रखें। फिर दूसरा वाला जो वेक्टर है उस तरफ आप मोड़ने का कोशिश करें, किसको, अपनी उंगलियों को। तो ये वाला उंगली है, इसको आप मोड़े इधर, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो जिधर आपका अंगूठा निकलेगा वही डायरेक्शन होगा एन कैप का। ठीक है, अब ऐसा मत कर देना सर मैंने ऐसे रखा अब मैं ऐसे मोड़ कर रहा हूं, ऐसे मुड़ेंगी नहीं, टूटेंगी उंगलियां। तो मुड़ेंगी किधर, ऐसे मुड़ेंगी, तो आपको इधर रखना है। अब ऐसे करके ऐसे मत घुमाना लगना, ठीक है। तो आप ये किए कर्ल, तो आपने ए वेक्टर को ऐसे रखा, बी वेक्टर की तरफ आप जा रहे हो, तो थंब किधर जा रहा है, आपके आंखों के अंदर। तो जब आपके आंखों के अंदर जो वेक्टर घुस रहा है वही वेक्टर है आपका एन कैप। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्या है, तब आप क्या करेंगे, तब आप ऐसे नहीं रखेंगे। अगर ऐसे आप रख करके एक तरफ आ रहे हैं तो ऐसे मुड़ेंगी नहीं, टूट जाएंगी उंगलियां। आपको उंगलियों को मुड़ाना है, इसलिए आप कैसे रखेंगे, अब आप ऐसे रखेंगे और फिर किधर जाएंगे, ए की तरफ ऐसे कर्ल करेंगे। ये जो अंगूठा है ये किधर घुसने की कोशिश कर रहा है, बोर्ड के अंदर। तो जो वेक्टर बोर्ड के अंदर घुस रहा है, मतलब ये जो थंब का डायरेक्शन है ये बोर्ड के अंदर घुस रहा है, वही है डायरेक्शन एन कैप का। लेकिन दूसरे केस में बी क्रॉस ए, पहले केस में ए क्रॉस बी। ठीक है, ए से बी की ओर, बी क्रॉस ए लिखेंगे तो बी से ए की ओर। इससे हमको मोटा मोटी ये समझ में आया कि इसमें कम्यूटेटिव नहीं चलेगा, ए बी बराबर यहां पे ए बी ए नहीं होगा। यहां पे डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, मैटर कर रहा है, इसीलिए ए क्रॉस बी विल नॉट बी इक्वल टू बी क्रॉस ए। समझ में आया क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड तो समझ में आता है कि सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, आपको जितना वैल्यू मिल रहा था वैल्यू उतना ही मिलेगा, लेकिन एक वेक्टर आपका अंदर घुसता हुआ मिलेगा और एक वेक्टर आपका बाहर आता हुआ मिलेगा।
समझ में आया? अब देखो इसी चीज को हम 3D में थोड़ा सा दिखा देते हैं 3D में। मान लो कोई 3 डायमेंशनल प्लेन है कुछ इस तरह से, ये 3 डायमेंशनल एक्सिस है। अब ये वाला एक्सिस को क्या है, कहाँ है, ये बोर्ड के अंदर जा रहा है, तो ठीक है। तो ये वाला सपोज हम मान लेते हैं ए वेक्टर, इस वाले वेक्टर को मान लेते हैं बी वेक्टर। हमको फाइंड करना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्या करेंगे, ए वेक्टर पे ऐसे रखेंगे, बी वेक्टर की तरफ मुड़ने का कोशिश करेंगे। इसका मतलब अंगूठा किधर जाने का कोशिश कर रहा है, देखो अब ये वाला अंदर है ना, तो ऐसे मैंने उंगली ऐसे रखा, अंदर मुड़ने की कोशिश कर रहा, तो मेरा अंगूठा किधर पॉइंट कर रहा है, ऊपर। तो मतलब ये वाला वेक्टर आपका एन कैप शो करेगा। ये वाला जो वेक्टर है ना, ये वाला वेक्टर ये डायरेक्शन शो कर देगा। अगर आप ऐसे जाएंगे तो इसके परपेंडिकुलर ये वाला डायरेक्शन एन कैप शो कर देगा। उसी तरह से अगर मान लीजिए मैंने चेंज कर दिया, ये रहा मेरा बी वेक्टर, ये रहा मेरा ए वेक्टर, ठीक। अगर मैं बी से ए आ रहा हूं, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर आ रहा हूं, यहां पे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, तब आप इधर जा रहे हैं। यहां पे आप बी क्रॉस ए, मतलब आप इधर से इधर जा रहे हैं, इधर से इधर, तो आप इधर से इधर रोटेट कर रहे हैं, लेकिन आपका अंगूठा किधर जा रहा है, नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ जो वेक्टर है ना यूनिट मैग्नीट्यूड का, वो होगा एन कैप। तो ये क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन किसका, बी क्रॉस ए वेक्टर का, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का। ये क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन किसका, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का। समझ में आ गया ये? तो वही चीज मैंने आपको काफी अच्छे से समझा दिया, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। नोट करिए इसको। अब आज का आखिरी टॉपिक, काफी आसान काफी मजेदार। आपको वेक्टर प्रोडक्ट फाइंड करना है कोऑर्डिनेट सिस्टम में। जैसे ए वेक्टर आपको दे दिया, बी वेक्टर दे दिया, और आपको बोला कि बेटा फाइंड करो, तो यहाँ पे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट तो निकाल सकते हैं ना, आसान है। ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, यही करना है। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए। आप फाइंड कर पहले लिख देंगे डिटर्मिनेंट आई जे के, सबसे पहला रो में लिख दीजिए आई जे के, ये आई कैप जे कैप के कैप। फिर क्या लिखना है, पहले वाले जो वेक्टर है उसका आप रो लीजिए, इधर जो है ना पहला, इसीलिए आप इसको पहले यहां पे लिख दीजिए। क्या लिखेंगे, ए एक्स ए वाई ए जेड। फिर दूसरे रो में ये वाले वेक्टर को लिखिए, बी एक्स बी वाई और बी जेड। अब ये डिटर्मिनेंट भी बताना पड़ेगा क्या, ये तो कितना सदियों सदियों से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। आई होप काफी अच्छा लगा होगा, है ना, लेक्चर काफी अच्छा लगा होगा। तो फिर सब्सक्राइब बटन टिपून, जैसे हम बोले थे हम हर लेक्चर में बकेंगे, बोलना ही पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं, चलिए खत्म करते हैं, और फिर वेक्टर को बोलेंगे बंद करो, ठीक है ना। तो सब्सक्राइब बटन दाबो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। मुझे बोलना अच्छा नहीं लगता, बट मजबूरी में बोलना ही पड़ेगा, लेकिन बोलते नहीं है तो लोगों को समझ में नहीं आता, तो इसलिए बोलेंगे हम। सुन लो, ज्ञान इंपॉर्टेंट था। स्टार्टिंग में क्या बोला, आज के लेसन से आपको ये चीज रखना है, 2 बातें। हम्बल रहिए, अपने बैकग्राउंड को मत भूलिए, जमीन से टच रहिए, और किसी भी काम को छोटा बड़ा मत समझिए। हर छोटा काम को बड़ी शिद्दत और ईमानदारी के साथ करिए। एक ना एक दिन, कभी ना कभी आप जो सोच रहे हैं वहां तक आप पहुंच जाएंगे। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।